लक्ष्य हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। तो कितनी बेहतरीन सी जो है वो लाइन लिखी है कि लक्ष्य आप बनाओ, टारगेट आप सेट करो और उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाओगे। काफी सारे लोग तो टारगेट तो सेट कर लेते हैं एंड वो सेट करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। भाई उस पे अपन को काम करना है। और आपका जो टारगेट है सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करने का, आपने जब वो टारगेट बना लिया है तो अपने सभी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करो और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करके रेगुलर जो है वो काम करते रहो। एक एक दिन आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सो जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आवाज जो है वो प्रॉपरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है। सो करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास है ये, जिसको हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। प्लीज कंफर्म कर दीजिए अबाउट अबाउट वॉइस की वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। गाइस आपको नाम याद रखना है इंडियन आर्किटेक्ट बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी का। तो इन्हें प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि रॉयल गोल्ड मेडल दुनिया का हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर के लिए, यानी कि दुनिया में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है ये। किसका? वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूके के द्वारा दिया जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल को पर्सनली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है यूके की, वो अप्रूव करती हैं। और ये अवार्ड उन लोगों को या ग्रुप को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जो आर्किटेक्चर के एडवांसमेंट में, यानी कि आर्किटेक्चर वास्तुकला जो है उसकी उन्नति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं। राइट? तो यानी कि अपनी प्रभाव छोड़ते हैं। राइट? कि एक बेहतरीन जो है वो आर्किटेक्ट यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो आउटस्टैंडिंग होता है, जो यूनिक होता है। राइट? तो उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंडियन आर्किटेक्ट बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गैलेंट्री अवार्ड जो है वो किनको दिया जाता है? यस, हमारी आर्म फोर्सेस को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 13 शौर्य चक्र, जिसमें से 6 पॉस्थमस थे, यानी कि मृत्यु के बाद जो है वो सम्मानित किए जाने वाले पॉस्थमस, तो ये अवार्ड जो है वो दिए। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन से हैं? तो परमवीर चक्र फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड पे महावीर चक्र आता है और थर्ड पर वीर चक्र हम लोग को देखने को मिलता है। तो बस ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गाइस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजशाला विवाद जो है वो किससे, कहां से एसोसिएटेड है? तो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को एक पेटिशन के ऊपर। और जो पेटिशन जो है वो इसी चीज से एसोसिएटेड है, भोजशाला डिस्प्यूट से एसोसिएटेड है। सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि भोजशाला जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 11वीं सेंचुरी की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। राइट? एक स्मारक हम लोग को देखने को मिलता है 11वीं सेंचुरी का, ये 11वीं सदी का है। और हिंदू क्लेम करते हैं कि ये माता सरस्वती का मंदिर है और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर कमल मौला मस्जिद के तौर पर इसे जो है वो ट्रीट करती है। और इसका नाम जो पड़ा है भोजशाला, वो मध्य प्रदेश के राजा भोज के नाम पर पड़ा है। और राजा भोज किस डायनेस्टी के थे? परमार डायनेस्टी। तो ये फैक्ट पहले पूछा जा चुका है, याद रखना। राइट? राजा भोज मध्य प्रदेश के परमार डायनेस्टी के हमें देखने को मिलते हैं। राइट? तो ये फैक्ट एक याद रखिएगा। और 7 अप्रैल 2003 को हिंदू जो है उन्होंने यहाँ पर हर ट्यूसडे जो है वो पूजा करना शुरू कर दिया और मुस्लिम जो है वो इस कॉम्प्लेक्स पर हर फ्राइडे को नमाज जो है वो पढ़ते हैं। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आप देखिए गाइस हमारी कंट्री में इस प्रकार के आप इश्यूज जो है वो रिलीजन को लेकर, हिंदू मुस्लिम्स को लेकर, स्पेशली साइट्स को लेकर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि ये इशू आप देखेंगे कि हर जगह जो है वो इस तरीके की चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हर जगह आप देखें कि कहीं ना कहीं से इशू जो है वो उठकर आ रहा है। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज फैक्ट। और इसका रिजल्ट जो है वो बुरा भी हो सकता है आने वाले समय में। सो अथॉरिटीज को और स्पेशली अगर हम बात करें पॉलिटिशियन को, क्योंकि कुछ समय पहले द हिंदू में एक बहुत अच्छा जो है वो आर्टिकल आया था। द हिंदू के अंदर बात की गई थी कि
जैसे कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो इश्यूज हो रहा है, एक्चुअली वो आर्टिकल जो था वो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर का आर्टिकल था, राइट? और इवन वो एनएसए भी रह चुके हैं, फॉर्मर एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इवन इंटेलिजेंस एजेंसी से भी एसोसिएटेड थे वो। तो उनका एक आर्टिकल था, जिस आर्टिकल में बेसिकली वो आर्टिकल था कि इंडिया के अंदर जो जैसे इंसर्जेंसी है, मिलिटेंट्स के इशू हैं, उसको रिजॉल्व करना है तो सरकार बातचीत करके रिजॉल्व करे। तो सेम चीज है यार कि ये जो इश्यूज हैं वो इस तरीके से जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आज की डेट में हम देखते जा रहे हैं लगातार जो है वो मुद्दे बनते जा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों को जो है वो खत्म करने की सख्त आवश्यकता है, राइट? और हार्मनी से, पीस से, शांति से। तो ये चीज आप अपने मेंस में थोड़ा सा उपयोग करिएगा। हाँ, एक साथ एक जगह पर, एक ही जगह पर ये वो कर रहे हैं, मतलब प्रेमाइसिस पर, एक कॉम्प्लेक्स पे के प्रेमाइसिस पर। गाइस अभी कुछ दिन पहले शायद आपको याद आ रहा होगा, साइक्लोन, हमने आसानी के बारे में डिस्कस किया था, बे ऑफ बंगाल पे बना था, और वहीं पर ही एक और साइक्लोन करीम जो है वो देखने को मिला। हालांकि ये एक साथ एक्टिव हो रहे थे बट अपार्ट हो गए, दूर दूर जो है ये चले गए हैं, राइट? सेम ही लॉन्जिट्यूड पर ओरिजिनेट हुए, बट अब ये दूर दूर जो है वो हो गए, और करीम नाम जो है वो सेशल्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सेशल्स कंट्री के द्वारा जो है वो दिया गया है। आप अपने वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो जाएं और देखें, इंडिया के साउथ की तरफ जो है वो आप जाएंगे थोड़ा सा, तो आपको सेशल्स ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो नजर आएगा, राइट? तो सेशल्स जो है वो देखिए आप। गाइस आवाज कम आ रही है क्या? प्रदीप जी ने लिखा आवाज कम आ रही है। आवाज का इशू है क्या किसी को? नहीं, प्रदीप जी आप अपना प्लीज वो बढ़ाएं, मोबाइल का जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ाइए। एक मिनट, चलो ठीक है। गाइस रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तो आप ऑलरेडी जो है वो जानते ही हैं, राइट? तो यू गाइस नो अबाउट इट, और मैंने आपको बोला ही है कि अभी आपको मेनली जो है फोकस करना है कि लोकेशन के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी जो ये टॉपिक न्यूज में आया था कि रशियन फोर्सेस ने जो है वो ओडिशा पोर्ट के ऊपर जो है वो अटैक किया है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओडिशा पोर्ट जो है वो कहाँ का है? तो यूक्रेन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है ओडेसा, राइट? ओडेसा यूक्रेन के अंदर, और मेजर सी पोर्ट और ट्रांसपोर्ट हब भी है ओडेसा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कंट्री के साउथ वेस्टर्न क्षेत्र पर है यूक्रेन के, राइट? और ब्लैक सी के साथ एसोसिएटेड, और ब्लैक सी से रिलेटेड भी मैंने आप लोग से बोला था कि आप जाकर लोकेशन जो है वो देखिए, तो चलिए जाइए ब्लैक सी की तरफ, और ब्लैक सी को जो है वो जाकर देखें। तो चलो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो चलते हैं अपन, ब्लैक सी की तरफ जो है वो रुख लेते हैं। तो इंडिया से अपन ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे, तो हम लोग को जैसे, ठीक है, हम इंडिया से जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम लोग को जो है वो क्या क्या, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, साइड में जाओ पाकिस्तान, फिर उसके बगल में अफगानिस्तान, फिर ऊपर जाओ तजिकिस्तान आपको नजर आएगा, फिर आप जाएंगे किर्गिस्तान जो है वो आपको नजर आएगा, राइट? किर्गिस्तान की तरफ देखिए आप, फिर थोड़ा सा जो है वो ऊपर जाएं, आपको ये वाली कंट्री जो है वो किर्गिस्तान जो है वो कंट्री जो है वो आपको जो है वो नजर आएगी, तो वहीं पर ही देखिए आप, ब्लैक सी जो है वो आपको जो है वो नजर आएगी, ब्लैक सी। देखो आसपास के एरिया को जो है वो ध्यान से देखो कि कौन से हैं, साइड से आप, कजाकिस्तान, फिर ये ब्लैक सी, प्रॉपर देखो ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर रही है। टर्की आपको नजर आ रही है, जॉर्जिया आपको जो है वो नजर आएगी, राइट? अपने उसके सामने वर्ल्ड मैप के सामने जाके देखना ये सब चीजें, रोमानिया, बुल्गारिया, राइट? तो ये सब कंट्री आपको जो है वो नजर आएगी ब्लैक सी के आसपास के एरिया पे। और ब्लैक सी के आसपास के एरिया पर मैंने आपको एक और चीज जो है वो बताई हुई है, कौन सा? सी ऑफ अजोव। और सी ऑफ अजोव को जो है वो कौन सा, ये स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिलता है सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में, तो ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। कितनी बार ये चीज जो है वो आ चुकी है, राइट? चलो, तो ये चीज है, तो लोकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके पास जो वर्ल्ड मैप है, जो दीवार पे आपने लगा के रखा है, नहीं लगा के रखा तो लगाना जरूर है, और उसी वर्ल्ड मैप पे ये प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो ओडेसा की अगर हम बात करेंगे तो ये पर्ल ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है, सदर्न कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, ओडेसा मामा के नाम से भी जाना जाता है, या मम्मा, मम्मा, राइट? ओडेसा मम्मा।
और ह्यूमर कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है, राइट। प्रदीप जी आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, आप सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप, मैंने इसलिए पूछा था, पहले आप कमेंट पे चेक करिए कि मैंने पूछ लिया है, सभी को जो है वो ठीक आवाज सुनाई दे रही है, या तो आपकी डिवाइस में दिक्कत है या फिर आपका जो है वॉल्यूम जो है वो आपको बढ़ाया नहीं है आपने। आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रॉपर आपको आवाज सुनाई देगी। ईयरफोन लगा लो ना। अलका जी ने ब्लैक सी का जो है वो एक ट्रिक दिया है, देखो, टी बर्गर। आ जाओ, अलका जी की ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। टी यानी कि टी, DURGR, ठीक है। टी मतलब टर्की, बी मतलब बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, DUR मतलब रोमानिया, और जी मतलब जॉर्जिया, DURGR, और फिर आर मतलब रशिया, राइट। एम मतलब मोल्डोवा, ठीक है। पर एम तो देखा ही नहीं इसमें, एम भी हम लोग को जो है वो, अच्छा नहीं, मोल्दोवा जो है वो कनेक्ट नहीं कर रही है, मोल्दोवा जो है ये टच नहीं कर रही है, ठीक है। यूक्रेन जो है वो टच कर रही है, रोमानिया टच कर रही है, बुल्गारिया टच कर रही है, फिर टर्की हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर जॉर्जिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिर ये रशिया और यूक्रेन हम लोग को बस देखने को मिल रही है। दैट्स इट, ग्रेट। तो वही वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाकर जो है वो ब्लैक सी पर अब एक ट्रिक जो है वो लिख लीजिए, चलो जाओ। और ब्लैक सी पर देखो कितनी अच्छी ट्रिक दी गई है, अलका जी ने थैंक यू बोलो सभी अलका जी, और जाकर वहां पर लिख लो TBURGR। मैं भी लिख लेता हूँ, जाओ। ब्लैक सी पर बिल्कुल लिखना है, मैप पर बिल्कुल, TBURGR। वैसे ही हमने तारीख, कैस्पियन सी के लिए तारीख ट्रिक लिखी थी, राइट। कैस्पियन सी के लिए तारीख ट्रिक है, वैसे ही इसके लिए TBURGR हम लोग को देखने को मिल रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। गाइस आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में अबॉर्शन लीगल है कि इलीगल है? पहले तो ये क्वेश्चन बताओ। हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन इज लीगल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यस, लीगल है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और किस टाइप के स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जब मदर को, मतलब डेथ का जो है वो रहता है, या किसी प्रकार से बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशन अगर हो, राइट, डेथ का खतरा या किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस बेबी में, तो उस केस में हम लोग को ये लीगल देखने को मिलता है। कितने हफ्ते तक अबॉर्शन जो है वो करवाया जा सकता है लीगली, कितने हफ्तों के पीरियड के लिए? पहले जो था वो 20 हफ्ते था, बट अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला कानून के अंदर, जिसके तहत 20 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दिया गया है, बट 24 हफ्ते भी स्पेशल केसेस में, राइट। और उसमें भी 2 प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी, जब तक कि 2 डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जब तक कि वो अलाउ नहीं करेंगे, अबॉर्शन के लिए परमिशन नहीं देंगे, तब तक अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारी कंट्री के अंदर अबॉर्शन लीगल है क्या, तो हाँ बिल्कुल लीगल है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अप टू 24 वीक्स। 24 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 24 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको जो है वो अथॉरिटीज से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही करवाया जा सकता है, बट ओनली इन स्पेशल केसेस। सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बिल जो है वो लाया गया था, जिसके थ्रू अबॉर्शन के जो राइट्स है उनको कोडिफाई करने के ऊपर ये काम कर रहे थे। ये बिल जो है वो पास होने से फेल हो गया, हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये पास हो गया था, वुमेन हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट। बट हमारे हमें यूनाइटेड स्टेट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे इंडिया से। हमें बस एक जानकारी होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इस प्रकार का बिल रखा गया। तो इंडिया के अंदर क्या लीगल स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर 3 साल की सजा हो जाती है या फाइन होता है, या 3 साल की सजा फाइन दोनों होती है, अगर कोई जानबूझकर मिसकैरेज कर रहे हैं, राइट। बट अगर एक प्रेग्नेंट महिला की जान बचाने के लिए गुड फेथ में अगर मिसकैरेज होता है, तो उसमें सजा नहीं होती है। और प्रेग्नेंट महिला जो है वो अगर खुद भी मिसकैरेज जो है वो जानबूझकर जो है वो कर रही है, तो भी वो जो है वो सजा पात्री है, अपराध अपराध जो है वो होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कौन सा कानून है हमारी कंट्री के अंदर? MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो MTP एक्ट के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं,
राइट, और इस कानून को जो है वो अभी रिसेंटली अमेंड किया गया था 2021 में, और जिसके थ्रू हमें देखने को मिला कि 24 हफ्ते तक जो है वो अबॉर्शन करवाया जा सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इवन जैसे कि आपको एक चीज और जो है वो पता होनी चाहिए कि राइट टू हेल्थ किस आर्टिकल के अंदर आता है। राइट टू हेल्थ ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? तो राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये राइट टू हेल्थ जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये किसमें आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि फोर्सफुली जो है वो प्रेशर देकर अबॉर्शन जो है वो करवाया जाता है फैमिली के अंदर। आज भी इस प्रकार की प्रथा हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। जब इस तरीके के इश्यूज जो होते हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली उल्लंघन करते हैं, राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो रहा है उसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बनता है, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो 20 हफ्ते और 24 हफ्ते वाला क्लॉज इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और अगर 20 हफ्ते से 24 हफ्ते वाली जो चीज आएगी, राइट, 24 वीक्स, तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। ये वाला फैक्ट बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि ये टॉपिक पहले भी कई बार जो है वो आ चुका है। अब जो टॉपिक को गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के एक ओपिनियन सेक्शन में एक आर्टिकल आया था, बट एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का एक टॉपिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, पहली बात तो रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। जैसे यूपीएससी हमें देखने को मिलती है, ये भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं, राइट। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पर जो है वो काम करेंगे, चेक करेंगे कि जो काम जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम क्या होता है? काम चेक करना, राइट। अब ये बताया जा रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जितनी भी मतलब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। मतलब ये फेवर में भी बात कर रहा है ये आर्टिकल, यानी कि दोनों चीज आपको बता रहा है कि अगर रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, उनको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दोगे सभी के सभी को, तो क्या फायदा होगा? तो फायदे काफी सारे होंगे। जैसे कि अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा तो पॉलिटिकल प्रेशर से जो है ये दूर हो जाएंगे, ये इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज अच्छी हो सकेंगी। बट इससे जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग को देखने को मिलती है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है? कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत ज्यादा हम लोग को सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाएंगी, तो उसमें आपको जब भी कोई चेंज करना हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा हर बार, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, कि बार बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, तो अननेसेसरली बल्क जो है वो एक प्रकार का जो है वो क्रिएट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम बल्क, सबसे बड़ा इशू हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि अगर सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बना दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करा दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जैसे आप दो तरीके से चीजों को देखें, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए सिस्टम में कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आपका क्या जवाब होगा? पॉलिटिकल सिस्टम होना मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिस्टम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने जो है वो चुना है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और हमारी कंट्री के अंदर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक जो होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी कंट्री में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इट इज पब्लिक। इट इज नॉट पीएम, इट इज नॉट ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इट इज Indian citizens, because Indian citizens has the right to choose their representative. Indian citizen के पास अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। हम ही चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, राइट, जो हमारे बिहाफ में कानून बनाते हैं, राइट। तो मोस्ट पावरफुल कौन है? पब्लिक है। तो पब्लिक ने पॉलिटिशियंस को चुना, पॉलिटिशियंस हमारे लिए कानून बना रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज वेरी गुड, बट अगर रेगुलेटरी बॉडी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बन जाती है तो किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को वो एंटरटेन नहीं करेगी। तो क्वाइट पॉसिबल कि पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध भी वो काम करेगी, और फिर उसको पॉलिटिकल अथॉरिटीज कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उनको करना है तो फिर उनको अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर पूरी उस बॉडी को डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें हैं, राइट, कि जैसे कि अगर हम बात करें, हालांकि जैसे काफी सारी जो बॉडीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, चाहे वो यूपीएससी ले लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ले लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस ले लो आप, तो इन सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे हायर जुडिशरी आप ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, राइट।
तो ऐसे आप अगर सबको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट करके रख लेंगे तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दो, दैट इज गुड, बट सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा तो फिर देखो चीज अच्छी भी होगी बट अननेसेसरली ये बल्कि हो जाएगा, राइट। उसमें थोड़े भी चेंजेस करने होंगे तो आपको बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज नॉट इजी, राइट। वो फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। वो आपको अगर किसी बॉडी के अंदर कुछ चीज ऐड करनी है या हटानी है उसकी पावर, ऑब्वियस सी बात है कि बार बार आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करोगे मतलब एक प्रॉपर बिल लाया जाएगा तो इट विल अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत डिले होंगे, राइट। रिजल्ट जो है वो उसमें नहीं मिल पाएंगे जो रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। तो ये बस चीज आपको इसके अंदर जो है वो समझनी थी, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सभी को पता है, हम पहले भी जो है वो कई बार डिटेल में जो है वो चर्चा कर चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो बताएं कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंपल शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या चीज हम लोग को देखने को मिलती है, यूसीसी, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन से रिलेटेड कॉमन लॉस, कॉमन सेट ऑफ लॉ जो कि पर्सनल मैटर को जो है वो गवर्न कर रहा है। और सिंपल शब्दों में समझो कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर हिंदू लॉ है, शरीयत लॉज है, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, पर्सनल लॉ है, तो पर्सनल लॉ को खत्म करके एक सिंगल सेट ऑफ लॉ होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान एक बराबर होना चाहिए, कॉमन लॉ, राइट। तो ये क्या हम लोग को देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। और हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल 44 याद रखना, ये चीज एग्जाम में आएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 के अंदर ये चीज दी हुई है। और हालांकि आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो हम लोग को देखने को मिलती है सिर्फ इकलौती एक गाइडलाइन है, वो स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो फॉलो करें या ना करें, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब क्या हमारी कंट्री में कोई ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एप्लीकेबल है? अगर क्वेश्चन आए कि हमारी स्टेट है क्या कोई सी कि जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है, तो हाँ है, वो है गोवा। तो आपको गोवा ध्यान में रखना है। और इस पर्टिकुलर न्यूज में या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल में हम लोग गोवा के के बारे में, गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब गोवा के सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने रिसेंटली कहा है कि गोवा सिविल कोड जो है ये मॉडल के तौर पर काम कर सकता है दूसरी स्टेट्स के लिए, क्योंकि आपको शायद पता हो कि अभी काफी सारी स्टेट्स के अंदर ये डिस्कशन चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का। चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए उत्तराखंड वगैरह ले लीजिए, हिली स्टेट्स ले लीजिए, तो यहाँ पर ये सब बातें जो है वो भी लगातार चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आप मॉडल के तौर पर लीजिए गोवा को, एज अ मॉडल के तौर पर, क्योंकि गोवा में एप्लीकेबल है। तो गोवा का सिविल कोड जो है गाइस बहुत पुराना है, पोर्चुगीज के समय का है। पोर्चुगीज ने बनाया था पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ गोवा 1867। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा का सिविल कोड किसके द्वारा बनाया गया, या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में एप्लीकेबल है वो किन्होंने बनाया? तो वो किन ब्रिटिशर्स ने बनाया, फ्रेंच ने बनाया, डच ने बनाया, पोर्चुगीज ने बनाया। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पोर्चुगीज ने बनाया। गोवा सिविल कोड के अंदर 4 पार्ट्स हैं। सिविल एक है सिविल कैपेसिटी से रिलेटेड, यानी कि नागरिकों की धारणा शक्ति से रिलेटेड, सिविल कैपेसिटी यानी कि नागरिकों से रिलेटेड, सिटीजन से। एक एक्विजिशन ऑफ राइट से रिलेटेड, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है उसके उसका अधिग्रहण आप करेंगे तो उसके क्या अधिकार होंगे, उसके एक्विजिशन के क्या अधिकार होंगे। और तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का क्या अधिकार हम लोग को देखने को मिलेगा। और ब्रीच ऑफ राइट्स एंड रेमेडी, यानी कि अधिकारों और उपचारों का उल्लंघन, किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो है वो एक चौथा पार्ट है। तो गोवा सिविल कोड के अंदर 4 पार्ट इस प्रकार से डिवाइडेड है। उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस जनरली आपको पता होना चाहिए ये 4 पार्ट। पोर्चुगीज सिविल कोड की बात करें जो पोर्चुगल लेकर आई थी, कब? 1867 में। इसने जो पोर्चुगल की जो प्रोविंस है, ओवरसीज प्रोविंस, यानी कि पोर्चुगल के अलावा इनके जो जो कॉलोनीज वगैरह जो थी, तो वहां पर सभी जगह पर इन्होंने 1869 में लागू कर दिया, इंक्लूडिंग गोवा। तो पोर्चुगल जो है ये कानून लेकर आई, पोर्चुगीज सिविल कोड, और इसने जहां जहां पर भी इनका कब्जा था, जहां जहां पर भी इनकी कॉलोनीज थी, हर जगह पर उन्होंने इसको 1869 तक जो है वो लागू कर दिया, इंक्लूडिंग गोवा ऑल्सो, राइट। अब मैरिज की अगर बात करें और एडॉप्शन की बात करें विद इन द कंट्री, तो कोई भी कंप्लीट लीगल यूनिफॉर्मिटी पूरी कंट्री में नहीं है मैरिज को लेकर या एडॉप्शन को लेकर। यहाँ पर बात हो रही है पोर्चुगीज की। और जनरली गोवा सिविल कोड जो है
ये कंट्री के दूसरे लॉज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जेंडर जस्ट है, राइट? जेंडर जस्ट, लैंगिक न्यायपूर्ण हम लोग को देखने को मिलता है। और गोवा सिविल कोड जो है, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज अ बिग मैरिज और पॉलीगैमी या ड्यूअल मैरिज, बहुविवाह या दो विवाह, इन सब चीजों को जो है वो ये एंटरटेन नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, इवन इन मुस्लिम्स ऑल्सो। बट एक एक्सेप्शन है, ये कहा गया है कि अगर हिंदू वाइफ जो है वो अगर किसी बेबी को जन्म नहीं दे पा रही है एट द एज ऑफ 21, तब जो हस्बैंड है वो दूसरों से मैरी कर सकते हैं, यानी कि दूसरी वाइफ जो है वो ला सकते हैं। और इवन एक और बहुत घटिया चीज इसके अंदर लिखी हुई जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, वो ये है कि अगर महिला जो है वो 30 साल की उम्र तक एक मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं दे रही है तो हिंदू मेल जो है वो एक और शादी करने के लिए अलाउड है। तो ये एक चीज इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट? अब ये इतना पुराना कानून है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पुरानी थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अब इस कानून के अंदर गलती नहीं है, बट इसको आज की डेट में अमेंड करने की आवश्यकता है, तो दैट शुड बी योर सजेशन। एंड द लॉ प्रोवाइड्स फॉर, द लॉ किसके बारे में जो है बात कर रहा है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिफोर अ सिविल अथॉरिटी, यानी कि जब भी शादी होगी तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और वाइफ को जो है वो इक्वल इनहेरिटर मानना पड़ेगा, यानी कि वाइफ जो है उसका भी जो हस्बैंड की जो संपत्ति है उस पर अधिकार होगा। और अगर डिवोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ का, तो जो भी प्रॉपर्टी हस्बैंड की है उसकी आधी प्रॉपर्टी जो है वाइफ की होगी ही होगी। और पेरेंट मस्ट कंपलसरी शेयर, पेरेंट्स को भी कहा गया कि आपको अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शेयर करनी है, एटलीस्ट कम से कम आपकी प्रॉपर्टी का 50%, इंक्लूडिंग योर डॉटर्स ऑल्सो, बच्चियों को भी जो है वो आपको शेयर करना है कंपलसरी। तो ये वाली बात जो है ये कानून कह रहा है। Why does civil code enacted by the Portuguese continue to exist even today? क्यों पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया कानून आज भी एप्लीकेबल है? अब देखो सिंपल सी चीज है यार, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। भाई जब इंडिपेंडेंस मिली थी गोवा को, राइट, ये 1962 की बात है, राइट, तो ये सेक्शन 5 क्लॉज 1 जो लाया गया, गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962, तो इसके थ्रू अलाउ किया गया कि यार ये सिविल कोड को जो है वो जारी रखो। मतलब ये कह दिया गया कि मतलब जब इंडिपेंडेंस के बाद की जितने भी पोर्चुगीज के द्वारा बनाए गए जो कानून है, फॉरेनर्स के द्वारा बनाए गए कानून है, वो तब तक गोवा में एप्लीकेबल होंगे जब तक कि गोवा की लेजिस्लेचर जो है वो उसको चेंज ना करे। ये चीज जो है वो यहाँ पर कही गई कि जब तक विधायिका जो है वो चेंज नहीं करेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेंगे, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इसीलिए पोर्चुगीज सिविल कोड जो है वो आज भी एप्लीकेबल है गोवा में, सिंपल सा आंसर। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, क्या क्या लिखा आपने? अरे टेंशन मत लो, एक एक करके जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसी समय ट्रिक लिखते रहेंगे। जैसे कि पिछली बार कैस्पियन सी से रिलेटेड लिखी थी अपन ने, आज जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो लिख ली ब्लैक सी से। तो वो एक एक दिन जिसके पास भी जो ट्रिक है वो शेयर करते जाओ, राइट, और लिखते चलेंगे, सभी को जो है वो पता लग जाएगी। तो उससे क्या रहेगा कि सभी उसी समय करेंगे, मतलब अभी नहीं, एक जगह बैठ के मत करो, उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठेगा। मजा तब आएगा जब टॉपिक आया, न्यूज पे अपन गए मैप के पास, अपन ने मैप पर पहले कंट्री को जो है वो देख लिया बहुत अच्छे से, फिर एक ट्रिक जो है वो लिख ली, ठीक है? एसएसआर और एसआरआईएमएएन गाइडलाइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसएसआर और श्रीमान गाइडलाइंस, तो ये रिलीज हुई है ये गाइडलाइन टेक्नोलॉजी डे के ओकेशन पर। गई से वो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं है, ये गाइडलाइंस पर ये फोकस किया जा रहा है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाए उस टेक्नोलॉजी का सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने वाली वो टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है एसएसआर और एसआरआई एमएएन गाइडलाइंस के अंदर। बट फिर भी थ्योरी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको बताया सर यही काम का है। तो एसएसआर का मतलब है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है किस पर्पस के लिए? स्ट्रेंथनिंग, मजबूत बनाना है साइंस और सोसाइटी के बीच में लिंक को। और कैसे मजबूत बनाएंगे? तो सोसाइटी को जिन चीज की आवश्यकता है वैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करो। गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? ब्रिज क्रिएट करना, यानी कि गैप को कंप्लीट करना साइंस और सोसाइटी के बीच में, साइंस साइंस के बीच में, सोसाइटी साइंस के बीच में। तो ये गैप पूरा कंप्लीट करना, एक ट्रस्ट, पार्टनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर चीजों को देखना, राइट, कि हमें अपने सोशल गोल्स को अचीव करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ट्रस्ट बिल्डअप करें, साइंटिफिक तरीके से जो है वो मूव करें, आगे बढ़े, राइट।
और श्रीमान गाइडलाइंस क्या है? साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्क गाइडलाइन। इसका एम यही है कि प्रमोट करना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाइडर एक्सेस ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर रिसर्च होती है तो उसका एक्सेस जो है वो मिल सके साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, यानी कि प्रोफेशनल्स को, राइट, कि जिससे कि रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सके। बस यही चीज है और कुछ नहीं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पर पाई जाती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो वैसे तो ये काफी सारी जगहों पर पाई जाती है, राइट, बट राजस्थान में मेनली ये पाई जाती है, राइट, मेनली राजस्थान। और इसका ब्रीडिंग ग्राउंड भी हम लोग को राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है और राजस्थान की ये स्टेट बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं राजस्थान सरकार को और गुजरात को कि वो इंश्योर करें कि बर्ड डाइवर्टर को इंस्टॉल किया जाए पावर लाइन में। क्योंकि हो ये रहा था यार, ये सब जो चिड़िया जो है ना वो पावर लाइन के साथ, यानी कि बिजली के तार के साथ जो है वो चिपक कर मर जा रही थी, राइट, करंट के कारण मर जा रही थी, इलेक्ट्रोल्यूट के कारण मर जा रही थी। तो ऐसा ना हो इस पर्पस के लिए इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने बोला कि यार आप वहां पर कुछ ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल करें कि जिसके माध्यम से चिड़िया जो है वो दूर भागे, राइट, चिड़िया जो है उसकी जान बच सके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज पर देखने को मिला। अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? आईयूसीएन का स्टेटस क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, सीआईटीईएक्स के अपेंडिक्स 1 में आती है और सीएमएस कन्वेंशन के थ्रू भी रिकॉग्नाइज की जाती है। एक प्रोग्राम चलता है गाइस, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग स्पीसीज को जो है वो रिकवर कर रहे हैं, राइट, स्पीसीज के नंबर को बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। जैसे कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान मतलब स्टेट का जो है ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है कि जहां जहां पर ब्रीड करती हैं ये बर्ड्स, उन ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इवन इनके लिए राजस्थान के अलावा बाहर वाले एरिया पर भी, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर वाले एरिया पर भी कहीं कोई ऐसा एरिया है जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्टेड एरिया कौन से? अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो तो डेजर्ट के नाम से आपको राजस्थान याद ही हो जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखना। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर और बारमर। और ये बर्ड जो है वो छोटी कम मात्रा में दूसरी जगह पर भी पाई जाती हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। उज्ज्वला योजना के बारे में सभी लोग को पता है, आई थिंक कि यू ऑल आर अवेयर अबाउट उज्ज्वला योजना। क्या है उज्ज्वला योजना के बारे में? एलपीजी, एलपीजी कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड कराना उन लोगों को जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का भी कॉस्ट था, आपको पता होगा कि एक फैमिली के अंदर जो महिला जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है उन्हीं के नाम पर ये ये एलपीजी कनेक्शन जो है वो अलॉट किया जाएगा। इस एलपीजी कनेक्शन के अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है, यानी कि सिलेंडर के साथ साथ कुछ कैश भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एक अमाउंट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज लाई इसलिए गई हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, राइट, फोकस किया गया कि जो जो कंडे को जलाकर, लकड़ी को जलाकर जो महिला जो कुक करती थी, जो कुकिंग करती हैं भी इवन आज की डेट में भी काफी सारी जगह पर है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये पोल्यूटेंट गैस जो है वो इनहेल कर रही है। और काफी सालों से जब ऐसा होता है, और ना ही सिर्फ महिला घर में, अब भाई इंडोर है, अब बच्चे हैं, तो वो इंडोर पोल्यूशन का शिकार भी बच्चे जो है वो हो जाते हैं। तो इसके कारण से वेरियस हेल्थ इश्यूज जो है वो होने लगते हैं। तो ऐसी चीज ना हो और क्लीन एनर्जी जो है वो मिले, स्मोकलेस कुकिंग जो है वो हो सके, तो इस पर्पस के लिए उज्ज्वला योजना लाया गया। तो हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, हमारी कंट्री के अंदर जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बन गई जो कि कंप्लीटली स्मोक फ्री है और वहां पर 100% घरों में, सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है। तो ये चीज हमें देखने को मिली और एक्चुअली में एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट काफी निराशाजनक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के थ्रू जो है वो बताया गया कि 90 लाख जो बेनिफिशियरी थे उज्ज्वला योजना के, इन्होंने अपने सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया। और उसी रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बात की गई कि हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं हम आज भी लैग कर रहे हैं, यानी कि लोगों को एलपीजी कनेक्शन देने के बावजूद भी लोग वापस से अपने रूटीन पर आ गए हैं, जो रूटीन वो फॉलो करते हैं। इवन पता है आपको ये वाली बात भी पता होगी कि जैसे कि सरकार जो घर बनाती है, राइट, गरीबों के लिए, गरीब जो है वो झुग्गी बना के ना रहे,
तो सरकार उनको जो घर प्रोवाइड कराती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर को किराए पे चढ़ाकर वापस दूसरी जगह झोपड़ी बनाने लगते हैं। अब देखो लोग नहीं सुधरेंगे तो सरकार क्या-क्या कर लेगी? इसमें तो टैक्स पेयर का मनी जो है वो अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है इस तरीके से। लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लोग खुद से ही नहीं चाहेंगे, लोग खुद से ही इस प्रकार से रहेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा यार? फिर कैसे अपन डेवलप हो पाएँगे? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अब जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ओपन रैन का टॉपिक है। आपको सिंपल सी चीज़ ये ध्यान में रखनी है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपको पता है कि एक डिवाइस से हम लोग मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके जो है वो चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो वैसे ही ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ये है ओपन रैन। तो सिंपल सी चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी है। ओपन रैन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है 5G के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओपन रैन। इंडिया के अंदर ओपन रैन आर्किटेक्चर जो है ये ज़रूरी तो है ही है, बट इसके साथ जुड़ी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। ओपन रैन यानी कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये एक मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का एक पार्ट है, जो उपयोग करता है सेलुलर रेडियो कनेक्शन का। ये इंडिविजुअल के डिवाइसेस को जो है वो आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो लिंक कर देता है और दूसरे पार्ट ऑफ नेटवर्क के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि वाई-फाई जैसे हम वाई-फाई के माध्यम से हम डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? वाई-फाई से सिर्फ आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हो, बल्कि इवन डेटा भी जो है वो ट्रांसफर कर लेते हो। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ वाई-फाई, है ना? आई थिंक ये पता होगा आपको इस वाई-फाई के इस फीचर के बारे में। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर एक एंटीना होता है, राइट? क्या होता है? एक एंटीना हम लोग को देखने को मिलता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटीना से जो है वो क्या होता है? सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं और आते हैं, रिसीव होते हैं, राइट? और हमारे स्मार्टफ़ोन से दूसरी डिवाइसेज़ तक, तो ये सिग्नल जो है वो आते-जाते रहते हैं। और सिग्नल जो है फिर वो डिजिटलाइज़ हो जाते हैं आरएएन बेस स्टेशन में और उस वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ओरैन जो है ये उपयोग करता है सॉफ्टवेयर का टू मेक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज वर्क टुगेदर। तो अलग-अलग कंपनीज जो अलग-अलग प्रकार के जो हार्डवेयर्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है ओरैन का कि सभी ये सॉफ्टवेयर जो है वो लगा लें जिससे कि आपस में सभी के सभी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो सके ईज़िली। तो एडवांटेज हम लोग को ओपन रैन का क्या देखने को मिलता है, ये चीज़ समझो। एक ओपन एनवायरनमेंट में बहुत सारी डिवाइसेज़ हैं। आपको उन डिवाइसेज़ को आपस में जो है वो कनेक्ट करना है और वो कनेक्ट करने के लिए ओपन ट्रेंड जो है वो हेल्पफुल होता है। ये बूस्ट करता है नई अपॉर्च्युनिटी इंडियन कंपनीज़ के लिए, इंडियन एंटिटीज़ के लिए कि वो एंटर कर सकें नेटवर्क इक्विपमेंट मार्केट में कि और भी दूसरी डिवाइसेज़ मैन्युफैक्चर कर सकें जो कि इस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकें। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक 5G मोर फ्लेक्सिबल। एक्सपेक्टेशन ये है कि ओपन रैन के कारण 5G जो है वो और बेटर बनेगी और कॉस्ट एफिशिएंट जो है वो बन सकेगी। ओपन रैन आर्किटेक्चर अलाउ करेगा फॉर सेपरेशन और डिसएग्रीगेशन को बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद ओपन इंटरफेस। तो अब जो भी हार्डवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर है, ओपन इंटरफेस के साथ मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें हेल्प करेगा, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, एग्ज़ामिनेशन में ये सब डेप्थ में बिल्कुल नहीं पूछा जाता, आपसे नहीं पूछेंगे कि ओपन रैन कैसे जो है वो रैन से डिफरेंट है, ट्रेडिशनल रैन से डिफरेंट है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, रैन मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क, राइट? और ओपन रैन का मतलब कि नेटवर्क में आप सभी डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट कर सकें, इसलिए डिवाइसेज़ के अंदर जो है वो कुछ क्या होता है, कुछ अ, जैसे एंटीना ये लोग लगा देते हैं और ये सब पूरी चीज़ें जैसे डिवाइस के अंदर आपको पता है ना कि ये सिलिकॉन चिप जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर जो है वो बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन को आप ओपन करके देखें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ओपन करके देखेंगे तो उसमें ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की वो पत्ती जो है वो नज़र आती है, चिप नज़र आती है। पूरा गेम उस चिप का ही होता है। इसमें वो कुछ ऐसी चीज़ जो है वो लगा देते हैं, ऐसे एंटीना जो है वो फिक्स कर देते हैं जिसके माध्यम से ये सब जो रेडियो सिग्नल ये रिसीव कर सके और सेंड कर सके। तो बस ये वही है, कि डिवाइसेज़ आपस में कनेक्ट होने के लिए जब डिवाइसेज़ जो है वो क्या करेगा, भाई डिवाइस ऑपरेट कैसे करेगा जब ये रेडियो सिग्नल्स को जो है वो कैच कर सकेगा और रेडियो सिग्नल्स में अपने डेटा को जो है वो ट्रांसफर कर सकेगा। तो बस यही है रैन, डिवाइसेज़ के अंदर जो है ये लगा रहता है बस। तो ये क्या है, ये पार्ट है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का और ये इम्प्लीमेंट करता है रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी को, आरएएन। Conceptually, it resides between a device such as mobile phone, a computer, remotely controlled machine. तो इन सब के अंदर ये लगा रहता है, राइट? जो मैंने भी आपको समझाया। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और रैन जो है वो ये टिपिकली प्रोवाइड किया जाता है एक सिलिकॉन चिप के द्वारा। मैंने आपको बताई ऑलरेडी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सभी इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट?
अब गाइस हो क्या रहा है, बताया ये गया एक रिपोर्ट के थ्रू, और रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। रिपोर्ट ने बताया है कि ये रिपोर्ट का नाम पहले जो है वो सुन लो, द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट, यानी कि हर साल और पूरे डिकेड, साल दर साल और पूरे डिकेड यानी कि दशक 10 सालों के पीरियड में क्लाइमेट को लेकर एक रिपोर्ट आई है। तो ये अपडेट हर साल हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि पूरे दुनिया भर में टेम्परेचर लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा अगले 5 सालों में, और ये 50% चांस है। 93% चांस है कि एटलीस्ट 2022 से 2026 में कोई ना कोई एक साल ऐसा होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी होने वाली है, वार्मेस्ट ईयर होने वाला है। 2016 जो था वो वार्मेस्ट ईयर था, और 2016 के बाद जो वार्मेस्ट ईयर होगा वो 2022 से 2026 के बीच में होगा, कोई सा एक साल। मुझे तो लग रहा है 2022 ही ना निकल जाए, क्योंकि इस बार की गर्मी तो बहुत ही भयानक है यार। वाकई में इस बार की गर्मी ने तो बैंड बजा डाली है। और चांसेस ये हैं कि इस 2015 के बाद से धीरे धीरे करके 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेवल राइज होता जा रहा है। और ईयर्स जो थे 2017 और 2021 के बीच में 10%, पहली बात 2015 से 0% चांस थे कि टेम्परेचर लेवल जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद 2017 से 21 के बीच में 10% चांस थे कि यार टेम्परेचर लेवल 1.5 डिग्री तक पहुंचेगा या उसको एक्सीड करेगा, बट हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया। बट अब जो चांस हो गए हैं वो 50% चांस हो गए। मतलब ये क्लियरली रिपोर्ट बता रही है कि एनवायरमेंट के लिए हम जितने एग्रेसिव तरीके से हमें एनवायरमेंट के लिए करना चाहिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज जो है बताने की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर लेवल 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो हाई होगा 2022 से 2026 के बीच में। ये डब्ल्यूएमओ का डेटा है, और सटीक डेटा डब्ल्यूएमओ प्रोवाइड कराती है। आर्टिक टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। आर्टिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट। सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेडिक्ट किया गया है कि मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा प्रिडिक्शन जो है वो आया है कि आर्कटिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। एल नीनो के हालांकि कोई सिग्नल हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं दिसंबर टू फरवरी 2022-23 के बीच में, बट सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है वो प्रेडिक्ट किया गया है कि ये पॉजिटिव होगा 2022 में। और इंडिया की स्पेसिफिक चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर अगले 4 सालों में इंडिया जो है वो कुछ क्षेत्र में ऐसी हम लोग को देखने को मिलेगी जहां पर टेम्परेचर हालांकि बिलो होगा, कम हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, बट फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि ग्लोबल लेवल पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नुकसान तो सभी को होना है, क्योंकि इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज की चपेट में सभी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कंट्री जो है बच जाएगी, कोई नहीं बचेगा, सभी उसकी चपेट में आएंगे ही आएंगे, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ पॉसिबल इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी इन दिस डिकेड, 10 सालों में रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी इंडिया के अंदर। अब नॉर्मल रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, और इसी के कारण टेम्परेचर लेवल जो है वो इंडिया के अंदर कंट्रोल्ड रहेगा। और 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट के बारे में तो आप जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट का ये टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है। इस टारगेट के थ्रू किस चीज पर जो है वो फोकस किया गया है कि इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब कि 1800s के समय पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब लाया गया, जब कंट्रीज ने इंडस्ट्रीज बनाना शुरू करी, तो उस समय जो टेम्परेचर था तो उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर को जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, और उसको बल्कि लिमिट करना है, राइट। और तो ये सब चीजें, और इस प्रकार से जब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर लेवल में जब चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो गया वो ऐसा डैमेज है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज है, ये इरिवर्सिबल, आप इसको रिवर्स जो है वो नहीं कर सकते। दिस इज द इशू। तो ये फैक्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक है जिसका आप उपयोग मेंस में करेंगे, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। वैसे कम चांसेस है इसके प्रीलिम्स में आने के, बट मेंस के लिए एक अच्छा टॉपिक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली शैलो और डीप इकोलॉजिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। इकोलॉजी के बारे में तो आपको सबको पता है, इकोलॉजी क्या है, क्या होती है इकोलॉजी। ह्यूमन का और इस एनवायरमेंट का रिलेशन, एनवायरमेंट के अंदर सब आता है, तो वो इकोलॉजी है आपस में। मतलब इस एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनका रिलेशन, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो शैलो और डीप इकोलॉजिज्म ये क्या होता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। अब रीसेंट इफेक्ट्स हम लोग को क्लाइमेट चेंज के देखने को मिले, हीट वेव पड़ी है, ड्रॉट सूखा जो है वो पड़ गया है। तो ये सब चीजें
के कारण क्या चीज जो है वो फोकस में आ गई, नेचर और ह्यूमन का रिलेशन फोकस में आ गया है, जिसको जो है वो बांटा गया है शैलो और डीप इकोलॉजिज्म में। ये कंसेप्ट जो है वो लेकर आए थे 1970 में एक नॉर्वे के फिलोसोफर, राइट, आर्ने नाइस, राइट। तो ये लेकर आए थे आर्ने नेस, राइट। तो इन्होंने बोला कि हम जो है वो जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के अलावा जो कंजर्वेशन का जो मूवमेंट है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, उसके बियॉन्ड जाकर हमें चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमेशा जब भी कोई बात आती है, कोई भी डैमेज की बात आती है, तो ह्यूमन को मेन फोकस पे रखा जाता है। किसको रखा जाता है? ह्यूमन को मेन फोकस रखा जाता है। किस चीज के ऊपर? कि यार ह्यूमन को सेव करना है। बट राइट नाउ इट इज अ टाइम कि ना ही सिर्फ ह्यूमन को सेव करना है, इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एज वेल एज नॉन लिविंग, यानी कि नेचर, सभी को आपको प्रोटेक्ट करना है। सभी को, सभी को जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि सभी को, अब जैसे नॉन लिविंग में आपको एक एग्जांपल तो लैंडस्लाइड्स के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो भाई लैंडस्लाइड के कारण भी डिजास्टर होता है कि नहीं होता है? तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जिसके कारण से लैंडस्लाइड ना हो। और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है। क्या है कॉमन प्रैक्टिस? भाई प्लांटेशन। प्लांटेशन के कारण नहीं होगा, क्योंकि वो सॉइल को जो है वो उसके रूट्स है वो पकड़ के रखेंगे। इट इज वेरी इजी, इजी थिंग्स, बहुत इजी चीज है ये। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे तो आपको सब चीज जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके ऊपर से आएगी, या कोई सिलेबस में ऐसी चीज नहीं जो आपके समझ के बाहर है। सब कुछ आसानी से समझ सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली चीजों को ऑब्जर्व करना है, देखना है, दैट्स इट। तो शैलो इकोलॉजिज्म क्या है? तो इसको बोलते हैं वीक इकोलॉजिज्म। वीक, ये पावरफुल और फैशनेबल फाइट है पोल्यूशन के अगेंस्ट। यही है कि भाई पोल्यूशन को रोकना है, राइट। रिसोर्स जो खत्म होते जा रहे हैं, संसाधन जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको हम लोग को कंट्रोल करना है। तो ये है, मतलब कि आप जो है वो बात किस तरीके की कर रहे हो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की डीप लेवल पे नहीं कर रहे हो, शैलो लेवल पर कर रहे हो, ऊपरी ऊपरी लेवल पर कर रहे हो। इसके अंदर किस चीज के ऊपर बिलीव किया जाता है? हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को चलने दो, जैसी चल रही है वैसी चलने दो, बट थोड़ा बहुत, जैसे कि हम गाड़ी है हमारी, तो गाड़ी को जो है वो चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ले आओ, ऑल्टरनेटिव फ्यूल ले आओ। मतलब जैसी लाइफस्टाइल चल रही है वैसे चलने देना है। बट डीप इकोलॉजिज्म के अंदर ह्यूमन जो है वो अपना रिलेशन नेचर के साथ चेंज करते हैं। नेचर को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग ऑफ मीट के ऊपर जो है वो कर देना, लिमिट जो है वो लगा देना, राइट। फॉरेस्ट एरियाज को प्रिजर्व करने के लिए भाई आप कमर्शियल फार्मिंग मत करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, राइट। उस पर रोक लगा देना। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो एनिमल्स के जो मोटापा है उसको जो है वो कम करना, राइट। जैसे कि ये पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज ना हो एनवायरमेंट में। तो इस तरीके की चीज है, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग द लाइफस्टाइल। जब लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो तब वो डीप इकोलॉजिज्म की कैटेगरी में आता है। जब लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो तो वो शैलो इकोलॉजिज्म की कैटेगरी में आता है। बट मेन पॉइंट इज व्हाट, एक अच्छी पॉलिसी लाना जरूरी है, उसको तरीके से इंप्लीमेंट करना जो है वो जरूरी है। पॉलिसी मेकर जो है वो टेक्निकल स्किल्स के साथ जो है वो पॉलिसीज अपनी तैयार करें इस एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। और द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि डीप इकोलॉजिज्म जो है वो प्रायोरिटी किस चीज को देता है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो एटीट्यूड के ऊपर, ईदर यू और मी अप्रोच। या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो तुम जिंदा रहो, उससे बेटर है कि भाई दोनों जिंदा रहता है, तुम भी जिंदा रहो हम भी जिंदा रहता है, यानी कि मिल के। तो ये डीप इकोलॉजिज्म मिलने की जो है वो बात करता है। किसकी बात करता है? कि सभी लोग जो है वो मिलकर जो है वो रहें, ये नेचर का रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ जो है वो कनेक्टेड रहे। और शैलो इकोलॉजिज्म के अंदर इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो टोटली जो है वो किस चीज पर जो है फोकस करता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल वैसे ही रखेंगे, मतलब वो प्रायोरिटी ह्यूमन को देता है दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ के अलावा। बट डीप इकोलॉजिज्म के अंदर ऐसा नहीं। डीप इकोलॉजिज्म जो है वो प्रायोरिटी सभी को देता है, कि सभी को इक्वल प्रायोरिटी जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कर रहे हैं, शैलो इकोलॉजिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं लोग, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलो साइन ऑफ करते हैं।
और आज 12 बजे क्लास है वो नहीं होगी सर। 1 जून वाली करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास आज से नहीं, नहीं आज से नहीं होगी। नहीं यार देखो, स्पेशल क्लास को आप डेट की तरह कंसिडर मत करो यार। इसको डेट की तरह, ये डेट की तरह है ही नहीं। डेट वाइज थोड़ा ना पढ़ रहे हैं हम लोग। करंट ये वाले करंट अफेयर्स डेट वाइज है ही नहीं। डेट से कोई लेना देना नहीं। रेगुलर क्लास अटेंड करो, जो पेंडिंग ब्लॉक अपना बचा हुआ है कि कुछ न्यूज अपनी जो है वो बची हुई है वो कवर हो जाएगी। नहीं अभी आज आज शायद 12 बजे नहीं, मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, तो अगर वो होती है तो आज 12 बजे क्लास नहीं होगी। बाकी आपकी 4 बजे तक हिंदू की क्लास कंडक्ट होगी आज। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आज एक और स्पेशल क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ठीक है, या तो रात में एक 9 बजे रख लेंगे अपन। 9 बजे शायद फ्री हो जाऊंगा, तो रात में 9 बजे रख लेंगे। चलो, चलो भाई जब मिलते हैं हम लोग 4 बजे शाम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।